हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास ऑन डिमांड है। इस क्लास से रिलेटेड कई रिक्वेस्ट आए थे स्टूडेंट्स के कि उनके यहाँ पहले पेपर थ्योरेटिकल होना था, बट अब कोविड की वजह से पेपर ऑप्शनल होने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसके लिए वो काफ़ी परेशान थे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें हम यह देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम वन लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को हम एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस टॉपिक की वीडियो को चैनल में जाएं, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और वहाँ से उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम को देखते हुए एक लाइन में ही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सोशल साइकोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के 3 संघटक होते हैं, कौन से? आपने पढ़ा है कौन से होते हैं? वे होते हैं भावात्मक, व्यवहारपरक और संज्ञानात्मक। ये 3 संघटक होते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनोवृत्ति के 3 संघटक होते हैं, प्रत्येक संघटक में कई तत्व होते हैं, तत्वों की इन संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहां पर हम सीधे राइट आंसर को कवर करेंगे जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बहुविविधता, मल्टीप्लेक्सिटी। यानी जो संघटक में तत्वों की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? बहुविविधता कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर की मनोवृत्ति जनता पार्टी की ओर अनुकूल होने के कारण जब सोहन ने जनता पार्टी की आलोचना की तो मनोहर द्वारा उसकी जमकर खिंचाई की गई। यहाँ पर मनोहर द्वारा सोहन की खिंचाई करना उदाहरण है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बाद में मनोहर द्वारा सोहन की खिंचाई की गई वो मनोवृत्ति के किस कंपोनेंट का या किस संघटक का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है बिहेवियरल कंपोनेंट का, व्यवहार परक संघटक का, क्योंकि वो व्यवहार में, मतलब वो व्यवहार से उसकी आलोचना कर रहा है, अपने व्यवहार से उसकी आलोचना कर रहा है, बोलकर, चिल्लाकर, जैसे भी करके उसकी आलोचना कर रहा है, और ये हो रहा है व्यवहार की वजह से। तो आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मनोवृत्ति के किस संघटक में सबसे अधिक संगति होती है? मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा संघटक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें कंसिस्टेंसी सबसे अधिक होती है? तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही है, कर्षण शक्ति या वैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, स्रोत जिससे व्यक्ति को सूचना मिलती है के विश्वसनीयता से, यानी ऐसा पर्सन जो आपको सूचना दे रहा है वो काफ़ी विश्वसनीय है, आप उस पर विश्वास करते हैं। दूसरा, स्रोत की आकर्षणशीलता से, मतलब जो पर्सन बता रहा है वो काफ़ी आकर्षक है। तीसरा, स्रोत की उपयुक्तता से। लास्ट है, स्रोत का व्यक्ति के साथ संबंध से। तो आपने देखा होगा जब भी कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो आप किसकी इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? जिस पर आपको विश्वास होता है, जिससे आप विश्वसनीय मानते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, स्रोत जिससे व्यक्ति को सूचना मिलती है के विश्वसनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जब अपने माता पिता से बार बार यह कहते सुनता है कि अमेरिकन साहसी, मेहनती एवं ईमानदार होते हैं तो उसकी मनोवृत्ति अमेरिकन के प्रति अनुकूल हो जाती है। इस उदाहरण में मनोवृत्ति का विकास किस आधार पर हुआ? तो आपने लर्निंग पढ़ा है, लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है, और आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी तटस्थ उद्दीपक को
बार बार किसी दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़ते हैं तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर जो साहसी वर्ड है उसको अमेरिकन के साथ साथ बार बार जोड़ा जा रहा है। तो यानी जो बच्चा है वो क्या समझ रहा है, वो समझ रहा है कि अमेरिकन साहसी होते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से। अगर इसको आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार फिर से आप चैनल पर जाकर लर्निंग के वीडियोस देख सकते हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मनोवृत्ति कई तरह के संगठकों का एक संगठन होता है, मतलब कई तरह के कंपोनेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संगठक ऐसा है जो मनोवृत्ति के अंदर नहीं आता है। पहला है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा भावात्मक अफेक्टिव कंपोनेंट, तीसरा है व्यवहार परक या बिहेवियरल कंपोनेंट, और चौथा है कार्यात्मक या फंक्शनल कंपोनेंट। तो हमें पता है कि मनोवृत्ति का एक मॉडल है जिसे हम मनोवृत्ति का एटीट्यूड का ABC मॉडल कहते हैं। तो A से अफेक्टिव, B से बिहेवियरल और C से कॉग्निटिव। यानी जो ऊपर के 3 हैं ये मनोवृत्ति के संगठक हैं, उसके कंपोनेंट हैं, और जो चौथा ऑप्शन है वो मनोवृत्ति का संगठक नहीं है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन D पर आपको टिक करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठक से तात्पर्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। मनोवृत्ति वस्तु के प्रति विश्वास या बिलीफ से, क्योंकि जो मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक संगठक है उसके अंदर हमने देखा था कि जो व्यक्ति का विश्वास डेवलप होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, वो उसके संज्ञानात्मक संगठक की वजह से होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने वीडियो में दिया है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मनोवृत्ति के भावात्मक संगठक से तात्पर्य होता है। यहाँ पर भावात्मक संगठक में दोनों चीज़ें आती हैं, भाव और संवेग, फीलिंग और इमोशंस दोनों चीज़ें आती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एक बार फिर से सही होगा। मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव एवं संवेग दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मनोवृत्ति के संगठकों के कर्षण शक्ति से तात्पर्य होता है। मतलब जो वैलेंस होता है, जो कर्षण शक्ति होती है, उसका संबंध किससे होता है। तो मनोवृत्ति के कर्षण शक्ति का संबंध पॉजिटिव और निगेटिव, या कह सकते हैं कि प्रतिकूल और अनुकूल जो मनोवृत्ति होती है उससे होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से किसे मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो हमने देखा था कि मनोवृत्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कि मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है, मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है क्योंकि उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है, मनोवृत्ति जल्दी चेंज नहीं होती है, मनोवृत्ति विशिष्ट दिशा में निर्देशन करती है, ये भी बात सही है। तो ऊपर की तीनों सही हैं, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन डी है वो गलत है और उसी को यहाँ पर सही टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है आपका, मनोवृत्ति में चिंतन का गुण सम्मिलित होता है या मनोवृत्ति की विशेषता नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवृत्ति का संबंध होता है सिर्फ मूर्त वस्तु से, सिर्फ अमूर्त वस्तु से, दोनों तरह के वस्तु से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोवृत्ति होती है उसका संबंध मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ों से होता है, क्योंकि मनोवृत्ति कई बार हमारी किसी व्यक्ति के प्रति भी होती है, किसी वस्तु के प्रति होती है जो कि मूर्त हैं, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अमूर्त हैं फिर भी हमारी मनोवृत्ति उनके प्रति होती है। जैसे ईश्वर हो गए, भगवान के प्रति भी हमारी मनोवृत्ति होती है। ज़्यादातर लोगों की पॉजिटिव मनोवृत्ति होती है, कुछ लोग की निगेटिव या प्रतिकूल मनोवृत्तियाँ भी होती हैं। तो इसलिए मनोवृत्ति में दोनों तरह का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्ति की मनोवृत्ति मान या मूल्य की तुलना में अधिक स्थिर होता है, अस्थिर होता है, स्थायी होता है, या इनमें से कोई नहीं। मतलब पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति की मनोवृत्ति होती है वो मूल्यों की तुलना में अधिक स्थिर होती है या अस्थिर होती है।
तो मूल्य क्या होते हैं? जो मूल होते हैं वो वैल्यूज़ होते हैं, वो व्यक्ति को बचपन से ही मिली रहती है। मनोवृत्ति भी बचपन से ही मिलती है, लेकिन मूल्य मनोवृत्ति की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर होते हैं, मतलब उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि मनोवृत्ति मूल्य से अधिक स्थिर है या अस्थिर है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा अस्थिर। मूल्य की अपेक्षा मनोवृत्ति अस्थिर होती है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्योंकि बीच के क्वेश्चंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। और यहाँ से हाइडर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना आवश्यक है। हाइडर का संतुलन सिद्धांत एक तरह का, हाइडर जो कि हमने अपनी वीडियोस में भी कवर किया था, तो हाइडर का जो संतुलन सिद्धांत होता है वह एक तरह का संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी से रिलेटेड है। इसलिए आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत में किसके सिद्धांत को इनके अंतर्गत सभी सिद्धांतों का पितामह कहा जाता है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत है वो किससे संबंधित था? हाइडर से। तो हाइडर के इस सिद्धांत को जितने भी अदर सिद्धांत है इससे रिलेटेड, संज्ञानात्मक संगति से रिलेटेड, उन सभी का पितामह कहा जाता है हाइडर के सिद्धांत को। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाइडर के अनुसार निम्नांकित में से किस परिस्थिति में व्यक्ति अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से लाना चाहता है? तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, असंतुलन की अवस्था में। मतलब आपकी जो मनोवृत्ति है आप बनाए रखते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, लेकिन जब उस मनोवृत्ति से आपको खुद में प्रॉब्लम होने लगती है, आप अंदर से इम्बैलेंस महसूस करते हैं, असंतुलित महसूस करते हैं, तब आप उस परिस्थिति के प्रति जो आपकी मनोवृत्ति है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? कॉग्निटिव डिसोनियंस की उत्पत्ति कब होती है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। इसकी उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब जब व्यक्ति के सामने दो ऐसी सूचनाएं जिनका आपस में विरोध है, जो एक दूसरे को विरोध कर रही है, ऐसी सूचनाएं जब व्यक्ति के सामने उपस्थित होती हैं तो उसे हम संज्ञानात्मक असंवादिता की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन के सामंजस्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध था कार्ल स्मिथ से। मनोवृत्ति के सामंजस्य सिद्धांत का संबंध कार्ल स्मिथ से है और आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन एक मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण में संगति की व्याख्या पर जोर डालता है? मतलब कौन सी ऐसी थ्योरी है जो मनोवृत्ति के चेंजेस और फॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी पर ज्यादा जोर डालती है? तो ये सिद्धांत था आपका अनुकूलन स्तर का सिद्धांत, एडॉप्टेशन लेवल थ्योरी, जिसमें मनोवृत्ति के परिवर्तन और उसके निर्माण की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, समाज मनोविज्ञान में निम्नांकित में से कौन सा संप्रत्यय मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में सर्वाधिक काफी संख्या में शोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। समाज मनोविज्ञान में निम्नांकित में से कौन सा संप्रत्यय मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में, मतलब मनोवृत्ति एटीट्यूड चेंजेस की फील्ड में जो सर्वाधिक शोध वाला विषय रहा वो क्या रहा? तो वो था कॉग्निटिव डिसोनियंस, संज्ञानात्मक असंवादिता। संज्ञानात्मक असंवादिता क्या है? जिसमें अभी हमने देखा था कि जब दो विचार आपस में विरोधाभासी होते हैं, मतलब दोनों विचार एक साथ प्रस्तुत हो रहे हैं और दोनों में विरोध है, तो ऐसी स्थिति को हम संज्ञानात्मक असंवादिता की स्थिति कहते हैं और इस पर सबसे ज्यादा शोध हुए। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें संज्ञानात्मक असंवादिता से संबंधित एक कथन दिया गया है,
मतलब कई कथन है, उसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन संज्ञानात्मक असंवादिता को प्रस्तुत करता है। तो इस पहला ऑप्शन है मेरे पास धन है परंतु एक मकान भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास धन है परंतु मैं एक अच्छा कार भी नहीं खरीद सकता। तीसरा क्वेश्चन, यह जानते हुए भी कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, मैं सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ। और लास्ट ऑप्शन है मैं एक अच्छा कार लेना चाहता हूँ परंतु मेरे पास रुपए की थोड़ी कमी है। तो अगर आप ध्यान से आप इसको देखें तो जो पहला कथन है वो एकदम जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जिसके पास भी अगर धन होगा तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, वो घर लेने की सोचेगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, मेरे पास धन है परंतु एक मकान भी नहीं है, या संज्ञानात्मक असंवादिता को उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जब किसी परिस्थिति में संगत तत्वों तथा असंगत तत्वों का अनुपात लगभग समान होता है तो वैसी परिस्थिति, तो जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि जब संगत तत्व और असंगत तत्व दोनों ही समान मात्रा में है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में संज्ञानात्मक असंवादिता की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो समान मात्रा में है और एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं, इसलिए वहां पर संज्ञानात्मक असंवादिता की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अक्सर देखा जाता है कि यदि बच्चे अपने माता पिता के समान मनोवृत्ति विकसित करते हैं तो उनकी प्रशंसा की जाती है और बच्चे की वह मनोवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। यह किसका उदाहरण है, मतलब ये जो मनोवृत्ति जनरेट हो रही है, विकसित हो रही है, वो किस वजह से विकसित हो रही है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग काम कर रहा है, साधनात्मक अनुकूलन काम कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चा अपने माता पिता के बिहेवियर को देखा और उसने वैसा व्यवहार किया, मतलब जब उसने अपने माता पिता जैसा व्यवहार किया तब उसको तारीफ मिला, रीइंफोर्समेंट मिला। तो जब हमें किसी चीज़ के लिए रीइंफोर्समेंट मिलता है तो हम दोबारा फिर उसी व्यवहार को करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा फिर से अपने माता पिता की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो फिर से रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत एटीट्यूड से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को कवर किया। इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में सोशल साइकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।